नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में एक इलाका है नारामऊ। आज वहां मैं उपस्थित हूं और यहीं पर हमारे बीच बेनपाल जी मौजूद हैं। इनका निवास है और मैं इनसे मिलने आया हूं। मैं आज जानकारी करना चाहता हूं। आज बेनपाल जी मुझे बताएं, आज कुछ हमें जानकारी दें। आज के दौर में जो हालात चल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स के, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। मैं डॉक्टर BN पाल अपना घर राष्ट्रघर से बोल रहा हूँ। सभी को मेरा विवेक स्पर्श बड़े अदब के साथ में। जो संकेत किया गया है मेरी तरफ, उसमें यह है कि हमारे देश के हालात क्या हैं। हमारे देश के मौजूदा हालात आप खुद सब लोग देख रहे होंगे। भारतवर्ष की तथाकथित आज़ादी के 75 साल से ऊपर हो गए हैं। मानवता करहा रही है। बच्चे जवानी से पहले बुढ़ापे में प्रवेश कर रहे हैं। माताओं और बहनों की असमत लुट रही है। मुट्ठी भर लोग अपने घर में हैं, बाकी दूसरे के घरों में किराए पर हैं या फुटपाथ पर अपना जीवन जी रहे हैं। धरना प्रदर्शन आम बात हो गई है। यहाँ तक कि विधायक और सांसद भी धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर जाने लगे हैं। देश के हालात बहुत बुरे हैं भारत की तथाकथित आज़ादी के बाद, क्योंकि यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा है। एवरीथिंग इज जस्ट। आप कितने वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हैं? मेरे अलावा इस देश में कोई राजनीति नहीं कर रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। राजनीतिक पार्टी उसे कहते हैं जिसमें राजनीतिज्ञ हों। राजनीतिक उसे कहते हैं जिसे राज्य को सुचारू रूप से चलाने की नीतियों का ज्ञान हो। तरह तरह की सरकारें आईं और गईं, लेकिन हमारे देशवासियों को मौलिक सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। उनके लिए रोटी कपड़ा मकान, सड़क बिजली पानी, शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा, जिसका एक नाम है आतंकवाद। इस समस्या को मैंने 1 अप्रैल 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के सामने राष्ट्रपति भवन में रखा था और इन सभी समस्याओं के सामाजिक और वैज्ञानिक सोच पर आधारित सरल, बौद्धिक, व्यवहारिक, अल्पकालिक, आर्थिक समाधानों का प्रस्ताव उनको दिया था। उन्होंने मेरे को ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री वरुण मित्रा को डिप्यूट किया था। उन्होंने परंपरागत शैली में हमारे सुझावों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया, बल्कि वो लाइन पर ही न आए। जब भी फ़ोन मिलाता था, उनका PA कहता था साहब मीटिंग में। तो मैंने कहा मीटिंग के बाद। तो अब मैं इसको चला रहा हूँ और मेरा बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान को बहुत कम समय में सिंगापुर आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। आप राजनीतिक क्षेत्र में कब आए, इसका इसके बारे में जानकारी दें। और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बचपन से ही राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पास इस देश को चलाने, क्योंकि मैंने घर चलाया है। बचपन में 13 साल की उम्र से मैंने अपने घर का संचालन किया है और घर घर मिलकर के पूरा देश बनता है। तो देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, जिस तरह से घर चलता है, परिवार चलता है, वैसे ही राष्ट्र के मुखिया को राष्ट्र के लोगों को चलाना चाहिए। यहाँ पर जिंदा लोगों को मुर्दा लाश बना दिया गया है। मरे हुए लोगों पे काम हो रहा है, जिंदा लोगों में कोई काम ही नहीं हो रहा है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स चल लिया जा रहा है। तो यहाँ पर बड़े हालात ख़राब हैं। आम आदमी बहुत ही कीड़े मकोड़े की से भी बदतर ज़िंदगी जी रहा है जा करके। इन सभी के लिए मेरे पास समाधान है। मैं इसके लिए मैंने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं कोई भी समस्या हो उसका जो है तत्काल में समाधान भी दे रहा हूँ। यहाँ पर हम जिंदा लोगों में काम कर रहे हैं। यहाँ पूरी सरकार मरे हुए लोगों में काम, सरकार कोई है ही नहीं यहाँ पर। सरकार वो होती है जो देशवासियों की समस्या हो। सरकार केवल नोटों और वोटों की खातिर काम कर रही है। जाकर के 2024 में चुनाव होगा, अभी जनता का पैसा रोड शो में। सरकारी आदमी चुनाव प्रचार नहीं कर सकता, सरकारी आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता। यहाँ पूरी की पूरी सरकार सरकारी खर्चे पर जो है अपना चुनाव प्रचार कर रही है। जनता का कोई काम ही नहीं हो रहा। जा करके सरकार नाम की कोई चीज़ हमारे देश में अस्तित्व नहीं है। ये ठगों का गठबंधन है, ठगबंधन गठबंधन। ये जो रिटायरमेंट आपका हुआ विश्वविद्यालय से, उसके बाद आपने अपनी कोई पार्टी बनाई या किस पार्टी में है और किस पद पे हैं? मैंने बहुत पहले राष्ट्रीय किन्नर मोर्चा का मैंने सोचा था। फिर बाद में पता चला कि ये लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र जनतंत्र, इसमें दलतंत्र कहाँ से आ गया। डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, पार्टी क्रेसी चल रही है। वर्तमान तथाकथित लोकतंत्र में मतदान की जगह मोहरदान, कालांतर में मोहर लूट के अभ्यास से, योग बने शासकों से राष्ट्र के विकास का ख्याली गलत था, है, रहेगा। इससे गुंडा शक्ति बढ़ती है, विवेक शक्ति नहीं बढ़ती है। राष्ट्र को संचालित करने के लिए विवेकवान लोगों की जरूरत है। इस पूरे देश में कोई भी मतदाता नहीं है, इंक्लूडिंग चुनाव आयुक्त। ये किन्नरों के भविष्य के लिए आपने क्या विचार किए, क्या सोचा उनके लिए?
बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैंने आज के करीब तकरीबन 20 साल पहले कानपुर शहर में 6 किन्नरों को चुनाव में लड़ाया था। 6 चुनाव किन्नर उतारे थे मैंने। पूरे प्रदेश से 17 किन्नरों को मैंने लड़ाया था। सपना मौसी जो किन्नर विधायक हैं, पहली और आखिरी विधायक सपना मौसी शहडोल से, वो यहाँ पर इसी मकान में 1.5 महीने रह करके जनगण से चुनाव लड़के गई हैं। किन्नरों के लिए, किन्नर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए किन्नरों को, विकलांगों को, वैश्याओं को, गणिकाओं को और विधवाओं को मैंने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को लिखा है कि ये चुनाव जीत करके अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं, इनको मनोनीत किया जाए। 29 राज्यों में 4, हर एक में विधान परिषद और विधान परिषद और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, 29 राज्य हैं। तो 29 राज्यों में दो सदन हैं और हर दो सदन में दो 4 लोग जाएंगे। तो इस तरह से जो है मतलब करीब 240 लोगों को मनोनीत किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, दिव्य अंग है इनके। यानी तो विकलांगों को दिव्यांग कह दिया गया, विकलांगों को दिव्यांग कह दिया। किन्नर भी विकलांग होते हैं। ये मोदी जी ने या सरकार ने, जो भी सरकार है, सरकार ने ये क्यों कहा विकलांगों को दिव्यांग? दिव्यांग का मतलब सुंदर अंग, यानी जिसके हाथ पैर टूट गए वो दिव्यांग। विकलांगों को दिव्यांग बनाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, कुछ इनपुट देना पड़ेगा, वो ना देना पड़े, इसलिए उनको दिव्यांग कह दिया गया। तो मैंने कहा मैं सरकार में बैठे हुए लोगों को दिव्यांग बनाऊंगा, उनके हाथ पैर तोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने दिव्यांग अच्छे होते हैं ना। दिव्य विकलांगों को दिव्यांग कहना ये बहुत ही घटिया शब्द है, समझने लगा दिया गया। आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हैं, इसके बारे में जानकारी दें। प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा, जो बहुत कठिन होता है। प्रधानमंत्री बनना आसान होता है। मैंने एमएलए, एमपी, एमएलसी, मेयर सभी चुनाव लड़े हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी के चुनाव लड़े हैं। यहाँ चुनाव हो ही नहीं रहा क्योंकि कोई मतदाता ही नहीं है हमारे देश में। यहाँ कोई मतदाता ही नहीं है। पहली कंडीशन होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के अलावा कोई दूसरा नागरिक ही नहीं है। किसी के पास नागरिकता का प्रमाण पत्र ही नहीं है। मैंने डीएम से कहा कि मुझे नागरिकता का प्रमाण पत्र दे दो, राष्ट्रपति से कहा कि डीएम से दिलाओ, तो वो हमें आज तक नहीं दिया गया। बल्कि मेरे एक चुनाव में मैंने कहा मेरा पर्चा रिजेक्ट कर दो, क्योंकि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रजा हूँ। किसी के पास भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो जब पहली कंडीशन होती है भारत का नागरिक होना चाहिए। जब कोई नागरिक तो चुनाव कैसे हो सकता है? मेरा पर्चा रद्द हो गया तो समानता के तरफ सारे पर्चे रद्द होने चाहिए। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है, हमने 17 अगस्त 2007 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाकर के याचिका दाखिल करी। राष्ट्रपति का चुनाव 2007 में 1971 की आबादी पे हुआ। उस समय आबादी थी 54,93,00,000 2005। और अभी जो 2022 में चुनाव हुआ, इसमें भी मैं कैंडिडेट था, 2017 में भी कैंडिडेट था। सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका दाखिल कर ली थी। उस समय के बालाकृष्णन जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक और थे। जब मैंने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव जो सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये 1971 की आबादी पे हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष या अपरोक्ष रूप में जनता के द्वारा होता जा करके। इस समय हमारे देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और चुनाव हुआ है 54,93,00,000 2005, यानी 85 करोड़ का चुनाव को कि ये राष्ट्रपति है ही नहीं। तो इनको तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए जाकर। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बेनपाल जी ने हमको जो जानकारी दी, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी कार्यशैली से कितना प्रभावित हैं, ये जानकारी दें। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी 2017 में शायद पहली बार आए थे। 11 मार्च को रिजल्ट निकलना था। मैंने भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो सकता है। उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे राम नाईक जी। राम नाईक जी के सामने सरकार बनाने का मैंने दावा ठोंका था कि 6 महीने के लिए मैं सरकार बनाऊंगा और मेरे पास सर्वसम्मति की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। तो मैं जब मिला तो उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आ जाने दीजिएगा। मैंने कोई बात नहीं। 11 तारीख को चुनाव परिणाम आया। 17 तारीख को मैं फिर मिला उनसे। मैंने कहा कि गोवा में अल्पमत में बीजेपी की सरकार बन गई है, बहुमत में कांग्रेस आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने दावा ही नहीं ठोंका था, इसलिए वो सरकार सही है। तो मैंने राज्यपाल से कहा कि गोवा में सरकार बन गई है अल्पमत की, वहाँ दावेदार कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश में मेरे अलावा कोई दावेदार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये कह रहा है कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए अवसर दीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो उन्होंने कहा जरा रुक जाइएगा। तो 19 मार्च को योगी जी को, दिनेश मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को और दिनेश शर्मा जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2 लोगों को बनाया गया और एक को मुख्यमंत्री की शपथ सदन के बाहर मैं उस समय उपस्थित हुआ। वो भी सदस्य नहीं थे और मैं भी सदस्य नहीं था। तो ये कंडीशन होती है कि कोई भी सदस्य हो या न हो,
सरकार जो है वो बना सकता है 6 महीने के लिए, बशर्ते वो राज्यपाल को संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करे। तो मैं राज्यपाल से मैंने कहा कि ये लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और मेरे पास सर्वसम्मति की सरकार होगी। 403 जगह पर चुनाव हुआ है, मैं 404 लोगों के हाथ उठाऊंगा, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन भी होता है और पूरे देश की जनता मेरे साथ में उठाएगी, प्रदेश की जनता उठाएगी, क्योंकि मेरे पास रोल मॉडल गवर्नमेंट है। तो उन्होंने कहा कि जरा आप रुक जाइएगा। जब उन्होंने 19 तारीख को 2017 में 19 मार्च को जब सरकार बनाई तो मैं वहाँ गया। उसके बाद फिर मुझे टाइम मिला, 20 या 21 मार्च रही होगी। मैंने कहा आपने सरकार बना दी, गलत बना दी, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊँ तो वो बोले कि तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये आप पाल कौन होते हैं? मैंने कहा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपको संतुष्ट करना है, क्योंकि मुझे लेटर आपसे लेना था। तो हमने कहा भेड़ बकरी चलाने वाला गड़रिया वो कहता है कि भेड़ पाल, मेष पाल, बच्चा पाल, बकरी पाल, गाय पाल, नाग पाल, डाक पाल, विश्व पाल, राजपाल। विश्व का प्रत्येक प्राणी कर्म से पाल है। प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं लिखेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं लिखेगा, चतुर्वेदी का बेटा चतुर्वेदी नहीं होगा, उसने 4 वेद नहीं देखे। हिंदू का बेटा हिंदू नहीं होगा पैदा होते ही, मुसलमान का बेटा मुसलमान नहीं होगा। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यहाँ है सब बेईमान, ना कोई सिख ना कोई ईसाई, यहाँ है सब कसाई। तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि डॉक्टर साहब ये विजिटिंग कार्ड लो, मुझसे अकेले में बात किया करो। लेकिन वो फ़ोन कभी लगा ही नहीं और वो फिर यहाँ से रुखसत कर दिए गए। अंत में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की जनता जो आजकल हालात दिख रहे हैं महंगाई के, महंगाई तरह तरह ही कर रही है और हर तरह से अभी सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तरह तरह की चीज़ें महंगी हो रही है। इसका उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या अनुरोध करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तम्बाकू कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन महंगी चीज़ें खरीद रहा है? तम्बाकू 5,000 रुपये किलो, सिगरेट 5,000 रुपये किलो, दारू 25,000 रुपये लीटर, काजू बादाम 600-700 रुपये किलो हैं। बादाम का ये कौन महंगी कौन चीज़ें हैं? महंगाई जो है, दूध जो है आपका बहुत सस्ता है, दूध बिकना चाहिए कम से कम 400-500 रुपये लीटर बिकना चाहिए जाकर के। आलू का या टमाटर 5 रुपये बिक रहे हैं, कहाँ महंगाई है? सिलेंडर बिना तो ये सिलेंडर तो किसके लिए है? ये लोग जो है ये उन लोगों के लिए जो वोटर तो देते नहीं जाकर के। बहुत और महंगी चीज़ें होनी चाहिए। महंगाई कहीं नहीं है, पूरे देश में महंगाई कहीं नहीं है। मैं महंगाई नहीं मानता, जैसा महंगाई नहीं है। मेरे देश में बेरोजगारी नहीं है, मक्कार आदमी है उसको काम नहीं मिला हुआ जाकर के। यहाँ पे वही आदमी बेरोजगार है जो मक्कार है, काम नहीं करना चाहता है। यहाँ जो समस्याएं हैं वो रोटी कपड़ा मकान की है, सड़क बिजली पानी की है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की है। इन सारी समस्याओं के मेरे पास 3 मिनट में तो मैं पूरे हिंदुस्तान की रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर दूंगा। मेरी तरफ से 3 मिनट में हर सांसदारी प्राणी खासतौर से मनुष्य के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था मैं कर दूंगा। फिर है सड़क बिजली पानी, 13 महीने में पूरे देश को एयर कंडीशनर कंप्यूटराइज बना दूंगा जाकर के। शिक्षा यहाँ अपरिभाषित है, स्कूल कॉलेज कोई है नहीं, विद्यालय कोई है ही नहीं, वो सर्टिफिकेट को बेच रहे हैं। सर्टिफिकेटों की खरीद फरोख्त की बात है। ये है हमारे बीच बीएन पाल जी, जो कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इनकी जानकारी मैंने आपको जानकारी से अवगत कराया और मैं अब अगली अपडेट में किसी नए सक्सेस से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।